क्राउन एम्बेसडर, बल्कि क्राउन एम्बेसडर्स को भी हमें यहाँ पर सुनने का मौका मिलेगा, उन्हें जानने का मौका मिलेगा, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और साथ साथ दोस्तों आज का वो जो माहौल जो बनने वाला, ऐसे 10 बब्बर शेरों को आप लोगों के, और वो बब्बर शेर जो होंगे स्टेज के ऊपर जो आएंगे, वो आप लोगों की भीड़ में से ही कोई ना कोई होगा। कौन होगा वो आप देखेंगे। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। प्रेम की गंगा, इनके चरणों को प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो और आइए दोस्तों, हम सर को सम्मानित करने के लिए अपने ग्रेट लेजेंडरी पर्सन माननीय श्री माधव सर को हम कॉल करना चाहेंगे। सर स्टेज पे आए और मोमेंटो प्रेजेंट करके सर का स्वागत करें। वंस अगेन एक जोरदार ताली हमारे ग्रेट लेजेंडरी पर्सन का। बैठ जाओ। हम अपने ग्रेट महागुरु जी से गुजारिश करेंगे सर अपनी सम्मानित जगह लें, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने जो अपना बेशकीमती समय हमें यहाँ पर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। वंस अगेन सर के लिए एक जोरदार ताली हमारे ग्रेट महागुरु जी के लिए।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आज हमारे सक्सेस की जर्नी का एक हिस्सा बने। से करेंगे सबका स्वागत। से करेंगे सबका स्वागत। और मैं बुलाना चाहूंगा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री विजय पाल सर, एक जोरदार ताली। और मैं नेक्स्ट सीजन बुलाना चाहूंगा हमारे यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री जसवीर सर। और नेक्स्ट सीजन में बुलाना चाहूंगा हमारे यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर माननीय परशुराम सर। और नेक्स्ट सीजन बुलाते हैं माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। प्लीज म्यूजिक, प्लीज जोरदार म्यूजिक। से करेंगे सबका स्वागत। से करेंगे सबका स्वागत। से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? से करेंगे सबका स्वागत। करेंगे सबका स्वागत।
जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सदा सत्यप्रकाश सर, सत्यप्रकाश सर, और राकेश प्रसाद सर, मेरे साथ, मेरे लेवल के साथ, मेरे बराबर, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, जोरदार ताली। जब बात हार पे आवे रे को बाण करज पे खावे रे को सबके प्राण बचावे रे और हमारे मंत्री नेहरू के साथ फोटो सेशन के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे यूनिवर्सल प्राण मान्य श्री सत्यनारायण सर, हम सबके कहेंगे प्लीज एक जोरदार ताली। जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सदा गे Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Music, please. सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हम अपने सभी मरकरी और एवं हमारे साथियों से गुजारिश करेंगे अपनी सम्मानित जगह लें। दोस्तों, यहाँ सितारों की दुनिया है, सितारे ही सितारे हमारे चारों तरफ हैं। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ अचीव करी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हमारे पास लगभग 250 से ज़्यादा की प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो किसी भी डायर सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। इनमें से कुछ यूएसपी प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप जानते हो कौन से हैं वो? कौन से हैं? संपूर्ण हनुमान, भगवद गीता, स्मार्ट फायर एकेडमिया। और अभी अपकमिंग कौन सा आने वाला है? यस, रामायण। दोस्तों, कंपनी ने हर वर्ग, हर कैटेगरी की तरफ ध्यान देते हुए ये प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो या स्पिरिचुअल हो। इसके लिए हमारे पास कंपनी में एक परचेज टीम है जो दिन रात काम करती है, मार्केट सर्वे करती है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करती है। अगर मैं बात करूं अब दूसरे उसकी, तो वो है हमारा डिस्पैच सेंटर।
आप में से कितने लोगों ने विजिट किया है डिस्पेंस सेंटर? एक बार हैंड अप करेंगे। बहुत कम है। लेकिन मैं आप सभी से जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो दिल्ली आए तो कंपनी के वेयर हाउस में विजिट करें। वहां आप देखोगे जब कोरोना काल में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई थी, वहीं पर शेप शॉप ने 2 बड़े वेयर हाउस का निर्माण किया ताकि आपके प्रोडक्ट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। वहां पर सिस्टमेटिक इन्वेंट्री होती है। एक हाताना साथ हातांची डोळ्यांना आस उद्याची शानदार मौका बनाया। वास्तव में एक हिस्टोरिकल डे है हमारे लिए। पूरी सेफ शॉप इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से हमारे लीडर्स मेहनत कर रहे हैं और उसका ये परिणाम है कि आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने एक मॉडल सेट किया है जो आज तक कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में, इंडिया की किसी भी कंपनी ने आज तक सेट नहीं किया है। वो काम सेफ शॉप और सेफ शॉप के आपके टॉप लीडर्स ने आपको करके दिखाया हुआ है। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं यहाँ पर मौका देने के लिए। मैं सबसे पहले मैं माधव सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतना शानदार ट्रिप इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। यदि मैं आज तक के जितने भी ट्रिप्स की यदि बात करूंगा तो उसमें सबसे बेस्ट ट्रिप की यदि कोई बात करूंगा तो सिर्फ ये ट्रिप की बात करूंगा, जहां पर एक वाइब्रेशन है, एक डिसिप्लिन है और बहुत शानदार तरीके से हम एक वाइब्रेशन में सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय पाल जी का, जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय पाल जी, आपका बहुत बहुत बधाई भी हो। मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा युवा दिलों की धड़कन जसवीर जी का। वास्तव में इनकी सोच ही बहुत बड़ी है और शायद इनकी एनर्जी, इनका काम आज ये परिणाम में तब्दील होकर के हमारे सामने है। जसवीर सिंह जी, बहुत बढ़िया। ये वो कपल है लोग जिसका जैसे बनने के लिए सपने देखा करते हैं। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं माधव जी को और प्रिया मैडम को। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। Wait for me to speak and then speaker will be, I will come. Just a minute. So basically, I can't hear you clearly and I can't see you clearly. अभी आवाज आ रही है सर? अभी नहीं। I can hear you now, Sanjay. Can you hear me? Yes, sir.
आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है सर। Can you? सामने पूरी ऑडियंस है और Okay, wonderful. करीब 700 पीपल है सर। Wonderful. दिन से बहुत एंजॉय कर रहे हैं और Wonderful. मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, बार बार शेफ साहब का धन्यवाद दे रहे हैं। आपने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है इसके लिए तहे दिल से सारे लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक आप सबको जो आए हैं यहाँ पे। If you can hear me, it's nice, but I think you can't hear me, Sanjay. So I'm not sure whether you can hear me or not. सर आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर आप? आ रही है? हाँ। हाँ जी, अब सुनाई दे रही है। ये तो I can't make it. Okay. So firstly, welcome everybody to Euphoria. और यूफोरिया इज द जॉय ऑफ विक्ट्री। और ये इस सीरीज का पहला इवेंट है, तो आप ट्रेंड सेटर्स हैं और पहली बारी इतने सारे लोग इकट्ठे क्रूज पे जा रहे हैं, उसका एक अलग ही मजा होता है। यू आर वन बिग फैमिली एंड आई लाइक टू थैंक जैन साहब, मिस्टर संजय जैन, हु इज accompanying you in this wonderful event. And of course, all the top leaders who made this possible. I'd like to take the names of Madhav, Vijaypal, Jasveer, Parshuram, Satyendra Prasad. These guys are the stalwarts. They are the pillars of the company. And they're trendsetters. They're far ahead of anybody else. तो आप सबका बहुत स्वागत, बहुत मुबारक। कल आप गोवा में डॉग करेंगे और उसके बाद 108 के अभियान की पूरी तैयारी है, तो अब एंजॉय कर लो। और फिर 108 के अभियान में हम सब मिलके एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करेंगे जो कई पीढ़ियां भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो आप सबके सपोर्ट के साथ हम एक इतना बड़ा वेंचर कर रहे हैं जो ना किसी ने कभी सोचा था और ना कभी कोई सोच पाएगा। ये सिर्फ सेफ शॉप है जो कर सकता है। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सेफ शॉप में आप हो, आप जैसे लोग हैं जो दिन रात सेफ शॉप के लिए अपनी जान देते हैं और दिन रात मिलके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट करते हैं जो दूसरी कंपनियां सोचने के काबिल भी नहीं। तो once again, thanks a lot to Sanjay, to Madhav, to Vijaypal, to Satyendra, to Jasveer and to Parshuram. Thank you so much for creating history again, and I look forward to the next one when the whole cruise has to go from one international destination to another, and the whole cruise is ours. Not a single person on the cruise who is not a safe shop person. That should be the intention for the next one. So all the best, many congratulations, and thank you for inviting me. I am very blessed to have a team like you, and I am very, very grateful to be allowed to be a part of your team. Thank you very much. Have a great sailing and make history, guys. Every day, let's just make new history. Thank you. Bye-bye. बारह करोड़ यदि देखोगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट है यदि देखा जाएगा तो। कितना पोटेंशियल है, पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं काम करती हैं। बहुत सारी लेडीज होंगी या आप लोग भी होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, जानना चाहते होंगे कि भाई क्या पोजीशन है इंडिया, मतलब सभी जगह। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 9 करोड़ महिलाएं काम करती हैं। हेलो, इसका मतलब क्या हो गया? महिलाएं नंबर 1 है अभी देखा जाए तो। 12 करोड़ में 9 लोगों का रिप्रेजेंटेशन यदि किसी का है तो वो सारी महिलाओं का है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों के लिए। मैं यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो लोग हो, यदि आपने थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लिया, थोड़ा सा आपने मेहनत करके एक डायमंड लेवल अचीव कर लिया, एक सस्टेनेबल इनकम क्रिएट कर ली, बढ़िया सी कार बंगली गाड़ी आपने क्रिएट कर ली, तो आप ये समझ लेना कि आप जैसे महिलाओं की पूरे भारत में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है।
और बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो चौका चूल्हे के बाहर नहीं निकल सकती हैं, आप वो महिलाएं हैं जो आगे आने वाली महिलाओं को रास्ता दिखा सकती हैं। अब सवाल ये आता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितने लोग फुल टाइम काम करते हैं। तो फुल टाइम काम करने वाले जो लोग हैं वो 1,50,00,000 लोग हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। फुल टाइमर जो होंगे, यदि इसमें से फिगर निकाला जाए ना, तो मेरा अकेले का जो नेटवर्क है ना, करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास का नेटवर्क है। लेकिन ये उन लोगों का नेटवर्क है जो एक्टिव काम कर रहे हैं। यदि मैं काउंट करूंगा तो 1.5 करोड़ लोग थोड़ी ना है आज के डेट में मेरे नेटवर्क में, लेकिन जो एक्टिव नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ा एक फिगर है, जो मेरे पास आज तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा फिगर है। तो कुल मिलाकर के पोटेंशियल बहुत है। अब हम एक नेक्स्ट देखते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। तो आप सर्वे यहाँ पर भी कर सकते हैं और इस स्लाइड में भी आपको जो लिखा हुआ है वो देखें कि 35 से 44 साल की उम्र के लोग जो हैं इस बिजनेस के लिए बिल्कुल जी जान से मेहनत लगाते हैं और अपने करियर पूरा तरीके से इसमें लगा देते हैं। मैंने भी अपना ये बिजनेस शुरू किया था, तब मेरी एज जो थी 36 ईयर थी जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था। और मैं ये जो भी फिगर्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये किसके फिगर्स हैं? ये फिक्की के फिगर्स हैं। फिक्की यदि बोले तो क्या हो गए? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, जो कि बहुत ही रिलायबल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहते हैं कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने रुपए की होगी? कोई बता सकता है? हेलो, ये होगी 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होने वाली है। लेकिन आज की डेट में कितनी पोजीशन है, किस पोजीशन पर चल रहे हैं हम? 33,000 करोड़ का, जो इस समय है मात्र 7,200 करोड़ रुपए की। तो आप देखो कितना बीच में आपके पास में गैप है, कितना काम होना बाकी है। और ये काम तो हो ही रहा है, आप करो या कोई दूसरा करे। और जब काम होना है तो अपने थ्रू होगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए डटे रहो और लगे रहो। अब एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ऑफर्स एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, रेस, रिलीजन और लेवल ऑफ एजुकेशन। किसी के लिए भी ये काम आती है, इसलिए इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कोई एक्सट्रीम चैलेंज है इसको, और उसको यदि आपने समझ लिया और उसको ओवरकम कर लिया तो आप समझ लेना बहुत बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हैं। और यही अकेली स्लाइड है जिसको समझने की जरूरत है। बाकी की स्लाइड यदि आपने समझ ली एक स्लाइड को, तो बाकी की सारी स्लाइड को समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बताऊंगा सारा कोर्स, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हमने आज से करीब करीब 25 साल पहले काम शुरू किया था, तो हमारा जो बिजनेस होता था या जो सिस्टम्स थे वो इंस्ट्रक्शंस बेस्ड प्रिंसिपल्स के आधार पर काम किया करता था। आदेश पर आधारित सिस्टम हुआ करते थे। उस समय का जो नेटवर्क था, उस समय के जो लोग थे, वो सिर्फ इशारों पे काम करते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे, और जो बता दिया जाए अपलाइन में वो पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। कोई बट, किंतु, परंतु कुछ भी नहीं हुआ करता था। और आज से 50 साल पहले का जो परिवार में जो बच्चे होते थे, वो भी कुछ इसी तरीके से माँ बाप जो है जो इंस्ट्रक्शन दे दिया करते थे, वो पूरी तरीके से उसको फॉलो किया करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे समय बदला, सिस्टम्स बदले, विदेशों से भी बहुत सारा कल्चर यहाँ पर आया और चीजें जैसे जैसे बदलनी शुरू हो गई। तो अब इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो भी प्रिंसिपल्स थे, उस जनरेशन को जो पहली जनरेशन है वो आपके सामने बैठी हुई है। ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है पूरे के पूरे लोग हैं जिन्होंने अपलाइन की बात को कभी काटा नहीं, जिन्होंने अपलाइन को हमेशा रिगार्ड दिया, हमेशा अपलाइन को सम्मान दिया। अपलाइन ने जो बोल दिया, सिस्टम ने जो बोल दिया, उसी पर वो टिके रहे, उसी पर वो लगे रहे। और आज भी ये फर्स्ट जनरेशन का जो आप एटीट्यूड देखोगे तो आप मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते हो आज की जो नई जनरेशन आ रही है। और मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि सबसे बड़ा एक्सट्रीम चैलेंज यदि कुछ है तो वो ये इस चीज से ओवरकम करने का हमारा एक्सट्रीम चैलेंज है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या हम एक आदेश आधारित नेटवर्किंग कर सकते हैं?
क्या आदेश आधारित नेटवर्किंग कर सकते हैं? क्या हम अपने अपलाइन का सम्मान करके उन्होंने जो बात कही है उसको फॉलो कर सकते हैं? ये यदि आपने कर लिया तो बाकी चीजें तो आप समझ लेना, अपलाइन आपको सिस्टम दे रही है, अपलाइन आपको सपोर्ट कर रही है, अपलाइन आपकी हर चीज को टेक केयर करती है, आपकी हर कमी को कहीं ना कहीं पूरा करके आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम्स बदले, और जब सिस्टम बदले तो क्या हुआ? सिस्टम बदले तो चीजें बदली, और लोग जो नई जनरेशन के आए वो चीजों को इस तरह से मानने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं जी, कुछ भी होगा पहले आप हमको बताओ, हमारे साथ डिस्कशन करो, बट किंतु परंतु ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, इसकी क्या जरूरत है, हम बैठ करके पहले डिस्कशन करेंगे, हम अपनी टीम के साथ में बैठेंगे, हम अपनी टीम में डिस्कशन करेंगे, हमारे लीडर्स यदि बोलेंगे तो फिर हम आपको है ना बताएंगे। तो इस तरह का कुछ एक एटीट्यूड है, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। और यदि वो एटीट्यूड डेवलप हो गया तो देखो, काम तो वैसे भी होना है, काम तो कोई रुकने वाला नहीं है, लेकिन एक काम होता है जो एक तरीके से स्टेबिलिटी के साथ में होता है, और एक रुक के काम होता है। एक जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है काम करने में, और दूसरा काम होता है एक स्मूथनेस के साथ में काम करना। तो आप बताओ मुझे कैसा काम करना चाहिए आपको? स्मूथ और स्टेबिलिटी के साथ में जो काम होता है कि एक बार कैपिंग लगी उसके बाद में कैपिंग कभी टूटनी नहीं चाहिए। एक बार यदि 50,000 का चेक आया तो वो फिर 60 ही होना चाहिए, 70 ही होना चाहिए, 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन छोटी सी बात है, यदि देखा जाए तो एक बारीक सा अंतर है, एक है आपका इंस्ट्रक्शन बेस्ड काम और दूसरा है आपका डिस्कशन बेस्ड। डिस्कशन में कुछ नहीं होगा, आपके पास में जो आपकी अपलाइन में जो टॉप लेवल की जो अपलाइंस हैं, खास करके जो क्राउन एम्बेसडर्स हैं, जो आपके मर्करी लेवल पर हैं, जो आपके क्राउन्स हैं, जो आपके डायमंड एबव की जो पूरी की पूरी फौज है, यदि वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं तो आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा उनको मालूमात है, आपसे ज्यादा वो चीजों की समझ रखते हैं। तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन लोग डिस्कशंस में उलझ जाते हैं और चीजों को अपने अपने तरीके से तोल मोल के देखने की कोशिश करते हैं और वहीं पर पीछे रह जाते हैं। और तीसरा समय बदला जो आज का समय है, जहां पर डिबेट होती है, जहां पर आदमी आमने सामने बैठता है और बात करके बोलता है कि भाई चलो आ जाओ मैदान में, पहले बात कर लेते हैं, हर चीज के ऊपर बात करके देख लेते हैं, यदि समझ में आएगा तो बात कर लेंगे, और यदि समझ में नहीं आया तो हाथ जोड़ लेंगे, सर हम अपना काम खुद कर लेंगे। और वहीं से जो है चीजें बिगड़नी चालू होती है, वहीं से तकलीफ होती है। मैं आपको तीनों चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक ऐसा ग्रुप बैठा हुआ है मेरे सामने जो वास्तव में ऐसे ही नहीं आ गया, उसने कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया था, किसी ना किसी अपलाइन ने आपके बारे में कुछ सोचा समझा, उन्होंने देखा कि आप में काबिलियत है कुछ करने की। यदि आप में काबिलियत है तो आगे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो। आपके अपलाइन ने आपके ऊपर भरोसा किया। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो चलता है, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हम लोग जो बड़ा काम कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही वजह से कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बेस्ड। जो बात कर दी वो पत्थर की लकीर हो गई। डुप्लीकेशन यदि आप करोगे, और इस चीज का यदि एक टीम संकल्प ले लेती है कि जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेगी हम उसको अंध वक्त होकर के भी हम फॉलो करेंगे, यदि ये चीज कर ली तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा इतिहास लगाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में समस्या तो रोज खड़ी है। किसी ने सच ही कहा है कि समस्या तो जिंदगी में रोज ही खड़ी है, लेकिन बड़ी सफलता उन्होंने ही हासिल की है जिनकी सोच बड़ी है। तो आपको सोच बड़ी करने की जरूरत है। हमारे इस बिजनेस में या आम जिंदगी में भी हम लोगों को देखते हैं कि एक ही परिवार में या एक ही दोस्त एक क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद एक इंसान कहाँ कामयाब हो जाता है, दूसरा इंसान बड़ी मुश्किलों में जिंदगी जीता है। सेम बिजनेस है, उसमें लोग ज्वाइन करते हैं, एक इंसान बहुत बड़ा लेवल अचीव कर लेता है, दूसरा घिसट के अपनी जिंदगी को चलाता है। एक छोटी सी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं, और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में क्या है। ये स्टोरी है दो ऐसे व्यक्ति की जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। पढ़ाई करने के बाद में अक्सर होता है कि क्लास में 40-50 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन क्लास से निकलने के बाद कुछ दिन तक तो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, कुछ दिन तक तो हमारे साथ में होते हैं, एक रिलेशनशिप होती है, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने काम धंधों में, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
तो एक व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था और जॉब करते करते इतना एम्बिशियस था कि वो अपने ऊपर बहुत काम करता था, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, कहीं ना कहीं वो अप्लाई किया करता था। एक बार उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा एक कोई वैकेंसी के लिए, और उसको लगा कि ये वैकेंसी तो ऐसी है जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ और सारी इसमें जो रिक्वायरमेंट है मैं पूरी तरीके से उसको फुलफिल कर सकता हूँ, तो चलो मैं अप्लाई करता हूँ। और उसने अप्लाई किया और कुछ ऐसा रहा कि उस कंपनी में, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत अच्छा पैकेज था, उस कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया। जो वहाँ पर जो HR डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से सारी चीज़ों को किया, लेकिन उसकी काबिलियत थी, उसका सिलेक्शन हो गया। जब वो आया तो एक मीटिंग में अपने बॉस के साथ में फर्स्ट मीटिंग की गई, और जब बॉस को देखा तो वो भौचक्का रह गया कि ये तो वही दोस्त था जो मेरे साथ में, मेरी क्लास में, मेरे बेंच के बाजू में बैठ करके हम लोगों ने स्टडी की है और सालों साल तक हम हॉस्टल में साथ में रहे हैं। उसने काम करना शुरू किया, लेकिन जब दोनों दोस्त मिले तो वो जो दोस्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसके नीचे उसने ज्वाइन किया था, तो मिल करके बहुत खुश हुआ, उसको गले लगाया, उसके लिए चाय कॉफी का अरेंजमेंट किया गया और घंटों बैठ करके उन लोगों ने आपस में बात करी। और उसने यही कहा कि देख दोस्त, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी कंपनी है, बढ़िया मजे से काम कर। और वो दोस्त तो निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात घूमती रही कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से एक इंसान कंपनी का मालिक बन गया, कंपनी का बहुत बड़ा CEO बन गया, मालिक बन करके काम कर रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसी इंडस्ट्री में मैं नीचे काम कर रहा हूँ। उसको समझ में आई नहीं बात, बहुत ज्यादा परेशान रहा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ रहा कि उसने अपने दोस्त से अपनी दुख की बात थी तो अपने दोस्त के साथ में शेयर करी कि यार दोस्त, एक चीज बताओ, यार सब कुछ तो ठीक है, हमने पढ़ाई एक साथ की, ऑलमोस्ट हमारे नंबर भी आसपास ही थे, हम अच्छे स्टूडेंट ही थे, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम इतने आगे निकल गए और मैं इतना पीछे रह गया। तो उस दोस्त ने कहा कि भाई सच बताऊं, तू यदि मुझे बोले तो मैं कुछ बता सकता हूं तेरे बारे में, मैं कुछ स्टडी की हुई है। बोली बताओ। बोले जब हम हॉस्टल में रहते थे, तेरे को याद है कि एक बार जब हम अपने निकले थे अपने क्लास की तरफ, और मेरे को एकदम से याद आया था रास्ते में कि मैं फैन, ट्यूबलाइट और अपने कमरे की लाइट्स जो है जला छोड़ करके आ गया हूँ, उसको बंद नहीं किया। तो उस समय मालूम है तूने क्या कहा था? तूने यही कहा था कि यार क्या फर्क पड़ता है यार, हॉस्टल की तो बात है, लाइट तो किसी और की है, हम इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर रह रहे हैं। और मेरे को वो बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन तूने कहा था, मैं चला गया, पूरी क्लास खत्म हो गई, लेकिन तेरे को पता नहीं है मैं गया था, लाइट बंद करके आया था, और मेरे दिल में वो बात कहीं ना कहीं चुभ रही थी कि यार पैसा किसी का भी हो, खराब क्यों होना चाहिए। मैं गया था, लाइट बंद करके आया था, और तेरे को यही बताना चाहता हूँ कि यही छोटी सी बात थी, ये सिर्फ छोटी सोच की वजह थी जो तूने छोटा सोचा तू कहाँ पर है, और मैंने क्या सोचा था मैं कहाँ पर हूँ। एक छोटी सी सोच इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जो कुछ भी है वो सिर्फ सोच का कमाल है। यदि हम बड़ा सोचेंगे, सही तरीके से सोचेंगे, सही अपने संस्कार डालेंगे, तो सही तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और एक सोच ही है जो इंसान को काफी पीछे ले जाती है। मैं भी आप यहाँ पर सारे लीडर्स को एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि काम तो सब लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं, वही अपलाइन होती है, वही कंपनी होती है, वही प्रोडक्ट्स होते हैं, वही पे आउट होता है, सारा कुछ सेम होने के बावजूद भी एक इंसान बहुत आगे निकल जाता है और एक इंसान कहीं ना कहीं शिकायतें करने लगता है। तो इसको सोचने की जरूरत है कि मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही है, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, जो वास्तव में कारपोरेट की दुनिया में ये हमेशा इसका नाम लिया जाता है। ये नाम है इसका 5 मंकी एक्सपेरिमेंट। और जहाँ पर भी ग्रुप में लोग काम करते हैं, जहाँ पर भी लोग समूह में काम करते हैं, वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के बहुत सारे लर्निंग्स है जिसको आज हमें सीखने की जरूरत है। 5 मंकी एक्सपेरिमेंट में 3 लेयर्स होती है जिसको हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी कंपनी होगी जहाँ पर एम्प्लॉइज काम करते हैं, कोई भी सपोर्ट सिस्टम होगा, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी होगी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होगी, वहाँ पर हमें मिल करके ही काम करना पड़ता है। और हर जगह जहाँ पर ग्रुप में लोग रहते हैं वहाँ पर कल्चर तो बन ही जाता है, काम करने का कल्चर, काम करने का तरीका, हम कैसे उठेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे एक दूसरे को विश करेंगे, सारी चीजें वो एक कल्चर का रूप ले लेती है और हम उसमें एडजस्ट होकर उस कल्चर में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी कल्चर की बात कर रहा हूँ कि कल्चर के 3 लेवल हुआ करते हैं, जिसको हर इंसान को यहाँ बैठा हुआ है ना बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है।
नंबर फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का कल्चर ये होता है, वो कैसे शुरू होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो उसके कोई मिशन स्टेटमेंट्स बनते हैं, कहीं ना कहीं हम कोटेशंस बनाते हैं, और हमेशा जो रिसेप्शंस होते हैं या काम करने की जगह होती है वहां पर वॉल पर लोग है ना बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया, मैंने एक वो लगाया हुआ था, तो आप मुझे बता देना, इशारा कर देना कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया था। तो राइटिंग ऑन द वॉल ये एक सिस्टम ऐसा होता है कि लोग बाहरी रूप से कैसे रहेंगे, उनके विचारों को वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, और जो नए लोग आते हैं उनको भी देख करके पढ़ करके अच्छा लगता है कि अपनी डेस्क को साफ रखें, अपने नगर को साफ रखें, अपने जगह को साफ रखें, पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीन रखें, ऐसे करके बहुत सारे स्वच्छता अभियान चलते हैं, उनके स्लोगन्स बनते हैं, प्लांटेशंस के लिए बहुत सारे स्लोगन्स बनते हैं। इसी तरह से जब एम्प्लॉइज काम करते हैं तो एम्प्लॉइज को एक मोटिवेशन डालने के लिए, एक स्पिरिट पैदा करने के लिए इस तरह के कोटेशंस को बनाया जाता है, वो कहलाता है राइटिंग ऑन द वॉल। ये होती है फर्स्ट लेयर। फिर दूसरी लेयर होती है जिसको हम कह सकते हैं कि व्हाट वी प्रीच। एक तो हो गया हमने लिखा, और दूसरा ये होता है कि जो हम कहते हैं लोगों के साथ में, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशंस को होल्ड करते हैं, लीड करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो प्रीच करते हैं लोगों को, वो लोगों से बात करते हैं, अपने चीजों को बताते हैं। तो वो चीजें भी बहुत बनी बनाई होती है, जहां पर प्रेम की बात की जाती है, आदर सम्मान की बात की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरह की बातें सपने जैसी होती है, जिनको लोग, जो बड़े लोग होते हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस को होल्ड करते हैं, वो लोगों के साथ में बातें करते हैं और शेयर करते हैं। उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो हम प्रीच करते हैं, व्हाट वी प्रीच, जो हम लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, ये होती है आपकी सेकेंड लेयर। और जो थर्ड लेयर होती है वो होती है व्हाट वी डू अराउंड अस। हम अपने आसपास में हम क्या करते हैं, वास्तव में वो थर्ड लेयर होती है कि आप कैसे नमस्कार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कोई नया आदमी आता है उससे कैसे बातचीत करते हैं। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आईटी की एक कंपनी है, वहां पर लोग इतने ज्यादा बिजी हैं। एक लड़की ने अभी अभी ज्वाइन किया है, अब वो आकर के ज्वाइन करके बैठ गई है, लेकिन उसको अभी कुछ भी पता नहीं है। वो रिसेप्शन पे आई थी, बहुत सारी चीजें लिखी देखी थी, लेकिन जब वो आकर के बैठी हुई है तो उसको कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से करना है, कौन उसका सीनियर है, उसको क्या काम करना है, किस तरीके से किससे बात करना है, कुछ भी उसको पता नहीं है, कुछ भी ब्रीफिंग दी नहीं गई है। तो इस तरह से यदि आप देखोगे तो लिखा कुछ और है, प्रीच जो है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लीडर्स हैं वो कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यवहार हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। और ये हमको समझने की जरूरत है, और ये इस 5 मंकी एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें इस 5 मंकी एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें एक केज में, एक पिंजरे में 5 बंदरों को डाल दिया गया था, और 5 बंदरों को डालने के बाद में उनको खाने के लिए केले रख दिए गए थे। यदि बंदरों को केले दिखेंगे तो क्या होगा, उनका इंस्टिंक्ट क्या होगा, वो केले की तरफ जाएंगे और उसको किसी भी तरीके से उसको पकड़ने की और खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अरेंजमेंट और किया गया था कि जो भी बंदर उस जहां केले रखे हुए थे वहां पर चढ़ता था तो उसके ऊपर पानी के, ठंडे पानी की, बहुत ठंडे पानी की, एक्सट्रीम कोल्ड वाटर जो है उसके ऊपर डाला जाता था। सबके ऊपर जो भी खाने के लिए चढ़ता था उसको डाल दिया जाता था। तो एक ने कोशिश करी, ठंडे पानी का एकदम ठिठुरन आ गई तो उसने कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। दूसरे बंदर ने कोशिश की, फिर पानी डाला गया, उसकी कोशिश बेकार हो गई, फिर वो पीछे आ गया। ऐसे करके जितनी बार भी किया, हर बार वो नाकाम रहे, और बाद में जाके उनका माइंड सेट हो गया कि जैसे ऊपर जाएंगे तो ये एक व्यवधान है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और वो कॉर्नर में जाकर के बैठ गए। अब ये साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने क्या किया, उन 5 बंदर में से एक बंदर को निकाल लिया बाहर और उसकी जगह दूसरे बंदर को डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या था कि एक बंदर को जैसे ही डाला तो अब यहाँ पर पानी नहीं डाल रहे उसके ऊपर, कोई ठंडा पानी नहीं डाल रहे, लेकिन जैसे ही वो बंदर ऊपर जाएगा तो आप मुझे बताओ कि 4 बंदर पहले से बैठे हुए हैं जिन्होंने इतनी कोशिश कर ली, जिनको कुछ नहीं मिला, तो 5वें बंदर की कोई हिम्मत है कि वो ले लेगा?
नहीं ले पाएगा। तो क्या करेगा, जैसे ही वो पांचवा बंदर जो अभी अभी आया है, नया ज्वाइन किया है, नया आकर के उनके बीच में मिल गया है, जैसे ही वो कोशिश करता है, क्या होता है, बाकी के बंदर उसकी पिटाई लगाते हैं और पिटाई लगा करके कैसे भी करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब ये सिलसिला चलता है। वो तो पांचवा बंदर था, उसको समझ में भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, उसको पानी की बौछार की भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाता है। उसने एक चीज सीख ली है कि यार जाएगा कोई भी ना तो अपने को पिटाई करनी है, उसको खाने नहीं देना है। कुल मिला के एक बात उसके समझ में आ गई। अब वो जो 4 बंदर बचे हुए थे और एक बंदर नया था, उनमें से एक बंदर को और निकाल लिया और एक नया बंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जैसे ये नया बंदर आएगा, जैसे वो केले को देखेगा तो क्या करेगा, फिर जाएगा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो उसने फिर कोशिश करी, तो फिर उसकी पिटाई सारे लोगों ने जो सीखा था वो करना शुरू कर दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो नया बंदर उसके पहले आया हुआ था, उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे को क्यों पीटा गया है, वो भी शामिल हो गया पीटने के लिए। अब ऐसा कर करके पांचों के पांचों नए बंदर अंदर डाल दिए गए, जिनको ये नहीं पता था कि क्या किया जा रहा है और क्यों पानी की बौछार दी गई थी, उनको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये 5 बंदर जब अंदर गए तो अंदर का कल्चर उन्होंने जो देखा, और जो कल्चर देखा तो उस कल्चर के हिसाब से उन्होंने सारी बातों को सीख लिया। अब ये 5 बंदर को कुछ भी नहीं पता है, ये जो भी बंदर जाते हैं, कोई भी खाने के लिए जाता है, वो उठा करके पीटना शुरू कर देते हैं, कोई भी खा नहीं सकता है। तो वहां का उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या बन गया, जो केला खाएगा उसको पिटाई करनी है, ये कल्चर बन गया। और 5 जो मंकी एक्सपेरिमेंट है वो हमको क्या सिखाता है, वो हमको यही सिखाता है कि आप वॉल पर क्या लिखा हुआ है उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप सेकेंड लेयर जो है आपकी, कि आप कैसे लोगों के साथ में प्रीच करते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों के साथ में क्या व्यवहार करते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हमको एज ए लीडर ये समझने की जरूरत है कि हम जिस कल्चर को बनाएंगे वही कल्चर आगे चल के डुप्लीकेट होगा। क्योंकि नया एसोसिएट जब हमारी कंपनी में ज्वाइन करता है, हमारे सिस्टम में ज्वाइन करता है, तो वही चीजों को डुप्लीकेट करता है, जो चीजें वो यहाँ आकर के सीखता है। कई सारी चीजें तो ऐसी चलती रहती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने देखा है कि एक ने किया था तो दूसरा भी उसी को कर लेता है, और सबको यही लगता है कि हमको यही करना है, और सारी चीजें अनडुप्लीकेट होती जाती है और चीजें कहीं ना कहीं गलत तरीके से परसीव हो जाती है। एक ही तरीका है जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, कि जैसा बताया है, एक अच्छा कल्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा यदि आप वास्तव में एक बड़ा काम करना चाहते हैं। क्योंकि कल्चर जो थर्ड लेयर है, जो व्यवहार हम करते हैं, वही वास्तव में डुप्लीकेट होता है और वही चीजें हमारे काम में आती है। समझ में आई आपको? तो इन बंदरों ने इतना हंसाया, इनके लिए एक ताली तो बजा। 5 गोल्डन सूत्र मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और बहुत फास्ट करूंगा क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। 5 ये गोल्डन सूत्र जो हैं, ये वास्तव में तब आपके काम आएंगे, गाइडलाइन की तरह आपके लिए काम आने वाले हैं। जब भी आपका बिजनेस ना चले, जब भी आपको तकलीफ हो, जब भी आपके चेक का साइज कम हो, जब भी ऐसा लगे कि यार कहीं ना कहीं तकलीफ है, मेरा काम नहीं चल रहा है, तो ये 5 सूत्र जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसको जरूर आप देख लेना। पहला जो सूत्र है वो है नॉलेज। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप बहुत कुछ नहीं करने वाले हैं, इसमें हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होने वाला है। आप मुझे बताओ कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आपके पास में कुछ ना कुछ नॉलेज रहा होगा, नॉलेज है? लेकिन जो नॉलेज लेकर के आप इस बिजनेस में आए हो, उस नॉलेज से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। हेलो? तो आपको नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप 20-25 हजार रुपए अपने कहीं जॉब में कमाते थे, 40-50 हजार लाख रुपए कमाते थे, तो आपके पास में उतना नॉलेज तो है कि आप उतने पैसे बना सकते हैं जहां से आप आए हुए। लेकिन यदि आपको 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस से बनाना है, तो आपको नॉलेज कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 करोड़ वाला नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको यदि क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन बनना है, अच्छी पोजीशन पर आना है, तो आपको अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि आप नॉलेज को इंक्रीज नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि नॉलेज तो बहुत जरूरी है, और नॉलेज जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। आप यदि नॉलेज को गैदर करते रहेंगे तो आप सक्सेस तो लेते रहेंगे, पक्की बात है। लेकिन नॉलेज किस बात का लेना है? नॉलेज सबसे पहले आपको अपने बारे में लेना है। क्या लेना है? आप कौन है? आप जो सोचते हैं ना अपने बारे में, शायद आपको पता भी नहीं होगा। हेलो? कुछ नहीं है, पानी है।
नहीं, सारे लोग यहाँ देख रहे थे ना। तो नॉलेज किसके बारे में? अपने बारे में। कई बार हमें लगता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा जानते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आप वो दिन याद करो जब आप खुद अकेले थे, कोई नहीं था आपके साथ में, सिर्फ आप थे, आपके विचार थे। ऐसा मौका कभी मिल रहा है क्या आपको? कभी आपका मोबाइल है, कभी आपका टीवी है, कभी बीवी है, कभी बच्चे हैं, कभी अपलाइन है, कभी डाउनलाइन है, कोई ना कोई आपके साथ में है। कभी आप अपने अकेले बैठते हैं क्या? और यही बात है कि हम बाहर तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जानते हैं। मेरा आपको एक ही मैसेज है, सबसे पहले जहां से शुरू करना है पहले उसको ठीक करो और उसके बारे में पता करो। वो कौन है, क्या करना चाहता है, उसकी क्या आदतें हैं, क्या पाना चाहता है, कहाँ पहुंचना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या लक्ष्य है, क्या एम है, क्या ड्रीम्स हैं, इनके बारे में आप सबसे पहले पता करो। जब वो नहीं होता है ना तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो आप अपने बारे में नॉलेज बनाओ, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनको यदि आप ढूंढोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और उसका नॉलेज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आपको यदि यहाँ से दिल्ली जाना है तो यहाँ से यदि दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आप यदि कानपुर में हैं, आप यदि रायपुर में हैं, आप यदि नागपुर में हैं, तो कानपुर से अलग रास्ता होगा, नागपुर से अलग रास्ता होगा और आपके दिल्ली जाने के लिए दूसरी जगह से अलग रास्ता होगा। सभी जगह से अलग रास्ता होगा। लेकिन आपको यदि पहुंचना है तो आपका क्या पता होना जरूरी है? रास्ता पता नहीं होना जरूरी है। आप जाना कहाँ से चाहते हो, सबसे पहले ये पता होना जरूरी है। और मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में आप कहाँ जाना चाहते हो सिर्फ अंधी दौड़ लगाने से नहीं होगा। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको और पता करो कि आप हो कहाँ पर। जहां पर हो यदि वो पता कर लिया तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो भटकते रहोगे। ठीक है। फिर नॉलेज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा भटकाव है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत उतार चढ़ाव हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग छोड़ते हैं, थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी रहती है। तो आप यदि जिस कंपनी में हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, वो कौन है, क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, सारी चीजों के बारे में जब जान लोगे ना तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या चाहिए? नॉलेज। अब मुझे ये बताओ कि क्या सिर्फ नॉलेज अकेले से काम हो जाएगा क्या? हमारे पास में अजय पंडित जी की कितनी शानदार स्टोरी है हमारे पास में। अजय पंडित जी जब भी स्टेज पर होते हैं तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, किस लिए स्ट्रगल किया? इसलिए नहीं किया था कि उनके पास में नॉलेज की कमी थी। नॉलेज तो बहुत था, उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर भी करते थे और बढ़िया लोगों की मीटिंग लेते थे। उनकी मीटिंग से, उनकी वजह से, उनके नॉलेज से कई सारे लोग कहां पर पहुंच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी थी। ठीक है, तो वो कमी क्या है उसको पता करने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं कि सिर्फ नॉलेज अकेले से भी नहीं होगा। नॉलेज बहुत एसेंशियल है लेकिन नॉलेज अकेला भी काम नहीं करेगा। यदि आपके पास में नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए यदि आपके पास में कोई चीज नहीं है और वो है आपका एटीट्यूड। यदि मैं नॉलेज की बात करूं तो मैं यहाँ पर लिस्ट और बाकी चीजें कैसे बनाना उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि नॉलेज जो होता है ना, एक तो होता है सरफेस लेवल पर हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन एज ए लीडर आपको मास्टर बनना इन चीजों के बारे में। जैसे यदि लिस्ट की बात करें, आपके पास में कोई व्यक्ति आता है, आपका डाउनलाइन का व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि साहब मेरी तो 15 लोगों की लिस्ट थी, वो खत्म हो गई। तो एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप उससे बातचीत करो और उसकी 1500 की लिस्ट बना करके आप दे दो। वो वास्तव में नॉलेज है, वो वास्तव में लीडरशिप है। और ये लीडरशिप और ये नॉलेज आपने डेवलप कर लिया तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाओगे। होता क्या है ना कि हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और हम सोचते हैं कि काम हो जाएगा। लिस्ट सिर्फ बता देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन लिस्ट में जब रुकावट आए तो एज ए लीडर आप कैसे उसके साथ में शेयर करो कि 1500 की लिस्ट बना दो। यदि कोई आदमी प्लान देखने के लिए रेडी नहीं है और वो तैयार नहीं है तो आप कागज पेन उठा करके कैसे उस बंदे को प्लान दिखा करके ज्वाइन करा लेते हो, कैसे टाइम फिक्स अप कर लेते हो, ये वास्तव में आपका काम है। प्लान दिखाने के लिए तो हजारों प्लान रोज लोग कर रहे हैं, लेकिन एज ए लीडर जब रुकावट आती है प्लान में, जब आपकी डाउनलाइन कहीं पीछे रह जाती है और कुछ कहीं ना कहीं अटकाव आता है, तब एज ए लीडर आपने कैसा क्या नॉलेज लिया जिसकी वजह से आप उस स्थिति से उनको बाहर निकाल लो। इसी तरीके से आप देखोगे कि कोई आदमी सोच के ही बैठा हुआ है कि मेरे को मतलब आप कितना भी प्लान दिखा दो मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं तो पेमेंट करूंगा ही नहीं,
लेकिन एज ए लीडर आपके पास में वो नॉलेज है कि उस आदमी को कैसे टैकल करना है, कहाँ से बात शुरू करनी है, किस तरीके से बात शुरू करके उसको कैसे साइन अप कराना है, वो वास्तव में लीडरशिप है और वो वास्तव में नॉलेज है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कोई यदि बोलता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो आप कैसे बातचीत करके कैसे टाइम लिया जाता है, ये यदि किसी आदमी को सिखा देते हैं तो वास्तव में वो नॉलेज है और उसकी वजह से काम होने वाला है। सिर्फ कुछ बातें रट लेने से, कुछ बातें समझ लेने से बिजनेस नहीं होने वाला है। एक लेवल के बाद में सरफेस लेवल से ऊपर उठ के आपको हर चीज में मास्टरी करने की जरूरत है। कोई बोलता है चेंज सिस्टम है, तो आप कैसे उसको बता सकते हैं कि कैसे चेंज सिस्टम नहीं है। तो जितने भी हमारे पास में चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है खुद को भी, और नीचे आपकी जो डाउनलाइन आ रही है, नीचे आपका जो ग्रुप डेवलप हो रहा है, नीचे जो आपके क्राउड आ रहा है, उनको कैसे आपको ट्रेन करना है, इसमें आपको अपने आप को डेवलप करना है। वो नॉलेज लेना है कि कैसे सब लोगों को हम ट्रेन कर पाए, तब आपका बड़ा काम होगा। यहाँ जितने भी लीडर्स हैं ना, इन सारे चैलेंजेस को ऊपर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात इन लोगों ने मेहनत की है। इसकी वजह से आज ये ग्रुप इस लेवल पर इस तरीके से सस्टेन कर रहा है। वही काम आपका भी है। तो इन चीजों को लर्न कैसे करना है, इन चीजों को आप लर्न कर सकते हैं अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, और खास करके जो निगेटिव लोग हैं उन लोगों से सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिल सकता है। क्योंकि पॉजिटिव आदमी आपको कुछ नहीं सिखाएगा। यदि कोई सिखाने वाला है तो कौन सिखाने वाला है आपको? निगेटिव आदमी सिखाने वाला है। और निगेटिव आदमी आता है और हम भागने शुरू कर देते हैं। तो आप उससे बातचीत करो, उससे उसको कैसे हैंडल करना है, और वो आपको बहुत सारी बातें सिखाएगा। मैं बता रहा था कि सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, नॉलेज के साथ साथ आपको एटीट्यूड भी चाहिए। अच्छे एटीट्यूड के बगैर कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपका एटीट्यूड, मैंने देखा है कि जब कोई 4 आदमी मना कर देते हैं ना, तो वैसी हवा निकल जाती है। वो सोचता है कि भैया अब ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। एटीट्यूड क्या रहता है उसका? जैसे ही नो सुनता है 4 लोगों की, और वो सोचता है कि ये बिजनेस तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वो सोचता है कोई अपलाइन ऐसी मिल जाती है जो कभी किसी वजह से स्ट्रिक्ट हो जाती है, या कोई डांट लगा देती है, कोई चीजें जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तरीके से बात कर लेती है, वो मुंह फैला के बैठ जाता है, बोलता है कि मेरे को तो काम ही नहीं करना है, मेरे को डांट लगा दी। मुझे बताओ हमारा लक्ष्य क्या था और किस वजह से कौन सी बात की, और लोग क्या बात लेकर के बैठ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। ये एटीट्यूड का बिजनेस है। और मैंने ये देखा है कि लोगों के कंडीशनल ड्रीम्स होती है। यदि ऐसा हुआ तो मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से, इस एटीट्यूड से काम नहीं हो पाता है। लोग क्या बोलते हैं कि लोग यदि काम करेंगे तो मैं इस बिजनेस में काम करूंगा, लोग ही काम नहीं करते तो मैं क्या काम करूंगा। ठीक इसी तरीके से अपलाइन में यदि प्रॉपर तरीके से हैंडल करे तो मैं वास्तव में कर सकता हूँ। यदि मेरा बिजनेस रन करेगा तो मैं कर सकता हूँ। प्रोडक्ट यदि मेरा बिकेगा तो मैं कर सकता हूँ। यदि परचेस जो है टूल्स यदि लोग ले लेंगे तो मैं कर सकता हूँ। तो लोग यदि इस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो वास्तव में इस एटीट्यूड के साथ में नहीं हो सकता है। ये बिजनेस आपका फाइटिंग एटीट्यूड मांगता है। क्या मांगता है? फाइटिंग एटीट्यूड। जब भी कोई निगेटिव सिचुएशन बनती है, जब भी आपके कान में ना सुनाई देती है ना, आपका खून खोलना चाहिए। आपका एक संकल्प जो है और ज्यादा करके बढ़ना चाहिए। अब तो मैं संकल्प लेता हूँ, मुझे करके दिखाना। आप समझ रहे बात को? क्योंकि इन चैलेंजेस के साथ में ही तो हमने काम करना है, और ये चैलेंजेस तो आपके सिर्फ एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और एटीट्यूड आपका यदि प्रॉपर रहता है तो सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। तो एटीट्यूड, एक आदमी रहता है जो एक्सक्यूजेस ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल आर द रीजन फॉर सक्सेस पीपल। जो बहाने होते हैं नाकामयाब लोगों के छोड़ने के, जो भी बहाने होते हैं नाकामयाब लोगों के छोड़ने के, इस बिजनेस को छोड़ने के, वही रीजन होते हैं कामयाब लोगों के इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी करने में। ठीक है। और एक लाइन और है, घटना एक ही होती है, घटना सिर्फ एक होती है, और उसी घटना से एक व्यक्ति बहाना बना लेता है और एक व्यक्ति उसका रीजन बना लेता है। यदि आप देखोगे तो सर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं गरीब था। दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन में क्या बोलता है? सर मैं गरीब था इसलिए मैंने इतना बड़ा काम कर गया और इसलिए मुझे इतना बड़ा काम। एक आदमी बोलता है सर 4 लोगों ने मना कर दिया इसलिए छोड़ दिया, लोग काम नहीं करते हैं। और दूसरा बोलता है कि 4 लोगों ने छोड़ा तब मैंने संकल्प ले लिया कि 4 लाख लोगों की टीम बनाऊंगा, और 4 लाख लोगों की टीम बना करके खड़ी कर दी। एक आदमी होता है जो बोलता है कि मेरे 4 लीडर दूसरी कंपनी में चले गए
तो संकल्प लेता है, इसलिए मैंने बड़ी टीम बनाई कि मैं 4 लाख लोगों को, 4 लाख लीडर को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो घटना एक ही होती है, लेकिन उस घटना के प्रति लोगों का जो है सोच और नजरिया अलग अलग हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में भी आएगी, उससे कैसे सत्संग करके आगे बढ़ना है। क्या नॉलेज हो जाएगा, एटीट्यूड सही हो जाएगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? यस। हेलो, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज आपका बढ़िया हो गया, आपके पास में एटीट्यूड बढ़िया हो गया, लेकिन आप घर से ही नहीं निकलोगे तो काम होगा क्या? अच्छा एटीट्यूड लेके क्या करोगे? और आप सोच लो कि आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप अपलाइन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हो, सारी चीजों के लिए प्रति आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, लेकिन आपका नॉलेज ही नहीं है आपके पास में, तब भी कुछ काम हो पाएगा क्या? तो दोनों चीजें चाहिए, नंबर फर्स्ट नॉलेज भी चाहिए और एटीट्यूड भी चाहिए, और नंबर तीसरी चीज, दोनों के साथ साथ जो हमें चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना है। कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करना है? नंबर फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज मीटिंग, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू मेक पीपल पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव, and how to counseling, how to sell product, public speaking, leadership skills। आप जो कुछ भी देख रहे हो, देखो यदि आपके पास में नॉलेज होगा ना और एटीट्यूड होगा, कुछ पैसे बना लोगे आप। हेलो, 10, 20, 25, 50 हजार रुपए के चेक बना लोगे क्या? इतने ही छोटे सपने लेके आप आए हो? यदि आपके सपने बड़े हैं और कंसिस्टेंसी के साथ में एक परमानेंट एक अपनी इनकम चाहते हो, तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, उसको शार्प करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और देखिए, सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको करनी है। आप यदि संकल्प ले लेते हो ना कि मुझे अपनी एक एक स्किल्स पर काम करना है, क्योंकि आपकी किस स्किल्स में आप वीक हो, आप स्टेज पर जब खड़े होते हो तो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हो, कैसे बात कर पाते हो, ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई दूसरा जान सकता है क्या? आप प्लान लेते हो तो किस कॉन्फिडेंस के साथ में प्लान लेते हो, आपसे अच्छा कोई जान सकता है क्या? तो हर जितने भी मैं यहाँ पर आपको स्किल्स की बात कर रहा हूँ, ये तो कुछ ही नाम है, लेकिन यदि आपको वास्तव में इस बिजनेस में कामयाब होना है और माधव जी, जसवीर जी, विजयपाल जी हैं, इनके जैसी सफलता चाहिए, तो आपको निश्चित तौर पर अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, इससे नीचे में काम नहीं चलेगा। और आपको इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, लोगों को सुनना पड़ेगा, अपलाइन को सुनना पड़ेगा, सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, और जितना ज्यादा आप अपने आप को डेवलप करोगे ना, आप राज करोगे। सच बता रहा हूं मैं, आप राज करोगे। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि लोग कैसे आएंगे, लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उनको कैसे हैंडल करना ना, वो भी एक स्किल्स होती है, उनको कैसे बातचीत करना है, वो भी स्किल्स होती है। तो उन सारी स्किल्स को जब आप डेवलप कर लेते हो ना, तब मजबूती के साथ में आप लोगों का भला करते हो और आपका भी भला होता है। इनको जरूर करना पड़ेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आप मुझे बताओ कि आपने इन सारी चीजों को हासिल कर लिया और इन सारी चीजों पर काम करके एक एक करके यदि आप देखोगे, तो काम करने के बाद में टेप बुक फंक्शन ही है जिससे आपकी स्किल्स डेवलप होने वाली है, लेकिन आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में एटीट्यूड है, आपके पास में स्किल्स है, इससे काम चल जाएगा क्या? यदि आपके पास में आपकी हैबिट ठीक नहीं है, तो आपकी आदत ही खराब है। आप सुबह 9 बजे सो के उठते हो, आपको बेड टी की आदत है? आप लोगों से निगेटिव बात करते हो, और खास करके लेट उठना, झूठ बोलना, पैसे उधर उधर करना, गुस्सा करना है, या फिर सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, ये सारी चीजें के यदि शौक हैं या ये चीजें कहीं ना कहीं हैं, तो क्या हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी हैबिट पर हमको काम करना है, और ऐसा कहा जाता है कि 90% जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारी जो आदत है ना, वो ऑटोमेटिक है, वो बचपन से ही हम कैरी करते हुए आ रहे हैं, और इन आदत को ठीक करना, इन आदत को सुधारना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आपने अपनी आदत को ठीक कर लिया तो वही आदत आपको ठीक करने वाली है। और ऐसा कहा जाता है कि इंसान पहले तो एक अपनी आदत बनाता है और वही आदत फिर वो इंसान को बनाती है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सी आदत कैरी करके लेके जाना है आपको। लेकिन आपकी आदत भी सही है, आपके पास में नॉलेज भी है, आपका एटीट्यूड भी है, और आपके पास में स्किल्स भी है,
क्या इस अकेले से काम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तब आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है स्ट्रेटेजी बनाना, प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रॉपर अपनी अपलाइन के साथ में बैठना, क्योंकि आपका बिजनेस हर लेवल पर अलग होता है। आप यदि गोवा क्वालिफाई करना चाहते हो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, यदि आप यूरोप क्वालिफाई करना चाहते हो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। कुछ भी आप करोगे इस बिजनेस में, क्या आपका ड्रीम है, किस तरीके से बढ़ना है, आपको हर मौके पर आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। आप लोग शायद क्रिकेट मैच देखते होंगे, यदि इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना है और पाकिस्तान ने चैलेंज दिया 250 रन का, तो उस समय स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। उस समय किसको पहले उतारना है, किसको बाद में उतारना है, कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगी। और यदि पाकिस्तान 100 रन पे ऑल आउट हो जाती है तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है। तो हर समय ऐसा नहीं है कि हम एक ही रिदम में एक ही तरीके से काम करेंगे, हर बार हमें चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। और जब आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आप बहुत बढ़िया सफल हो जाते हो। ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता। इन 5 चीजों को आप देख लेना। जिंदगी में कभी भी आपको लगे कि आप कहीं पर पीछे रह रहे हो तो आप निश्चित तौर पर देखना कि आप कैसे इन 5 में से कहां पर लैग कर रहे हो। दोस्तों बस एक लास्ट स्लाइड जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए 4 तरह के लोग होते हैं। मैं एक लास्ट स्लाइड है ये, और मैं अपनी बातों का यहाँ पर विराम करूंगा। और ये स्लाइड आज की सबसे बेस्ट स्लाइड रहेगी। 4 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? 4 तरह के। और एज ए अचीवर यदि आप सोच रहे हो ना कि स्टार क्रूज पे आ गए हो और आपको लग रहा है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि कितना लंबा जाना है और इनमें से किस पोजीशन पर आप खड़े हुए। नंबर फर्स्ट तो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन के कंधे पर चढ़े रहते हैं हमेशा। कुछ ये हालत रहती है, ठीक है। बोले प्लान भी दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? अपलाइन। ग्रुप मीटिंग भी लेगा तो कौन लेगा? अपलाइन। जूम मीटिंग लेगा तो कौन लेगा? अपलाइन। मतलब सारे काम जो होंगे कौन करने वाला है? अपलाइन। 4 मीटिंग होगी तो कौन करेगा? अपलाइन। एलडीपी करना तो कौन करेगा? अपलाइन। सारी चीजों के लिए अपलाइन है। मतलब फॉलो अप पे जाना तो अपलाइन है, एफआईएम करनी तो अपलाइन। हर जगह हम कोशिश करते हैं अपलाइन को ढूंढने की। तो ऐसे वो लोग होते हैं, 4 लोगों में से ये कैटेगरी है जो हमेशा अपलाइन के कंधे पर बैठे रहते हैं। अपलाइन का कंधा मिला तो वो करेंगे, और अपलाइन ने बोल दिया नहीं भैया तेरे को इंडिपेंडेंट करना तो सर हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग या तो आपकी टीम में होंगे ऐसे देखे आप लोगों ने नहीं कि वो हर जगह उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती, कभी भी वो कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। ये वाली कैटेगरी तो नहीं है, और यदि है तो आपको जल्दी से जल्दी आपको इस कैटेगरी से बाहर निकल जाना है। दूसरी कैटेगरी वाले वो लोग होते हैं जो फुटबॉल की तरह होते हैं। वो बोलते हैं सर आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को जहां भेजोगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप यदि रुक गए तो हम रुक जाएंगे, और ऐसे मौके पर अपलाइन भी है ना थक जाती है मार मार के, लेकिन वो उतना ही करते हैं जितना अपलाइन करती है। ठीक है, तो अभी आपको चेक करना है। और वो बोलता है कि देखो सर आप यदि बंद कर दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी आपके ऊपर है आप कितना मार सकते हो। तो इस कैटेगरी से भी काम नहीं चलने वाला है, इसके बाहर निकलना है। आप चेक करो कि क्या है, सिर्फ अकेले से काम नहीं होगा। और दूसरी कैटेगरी है वो श्रेष्ठ फॉलोअर होते हैं, वो बेस्ट फॉलो करते हैं। जो अपलाइन ने कह दिया वो मानना है, जो अपलाइन ने बोल दिया वो सब कुछ मानना है, जैसा बोलेंगे जहां बोलेंगे सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन वो एक चीज ये बताते हैं कि सर आप जो बोल रहे हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रास्ते में कोई चीज आ गई, कोई निगेटिव बात आ गई, कोई चैलेंज आ गया, कोई किसी तरह की तकलीफ हो गई, तो फिर वो आपको देखना है सर, हम नहीं देखने वाले हैं उसको। वहां तक तो हम करेंगे, लेकिन जैसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको देखना है, उसमें हमारा कोई नहीं है। कोई लीडर छोड़ के चला गया, कोई किसी ने कोई निगेटिव बात कर दी, कोई प्रोडक्ट वापस दे के चला गया, पता नहीं कौन से चैलेंजेस होंगे। जैसे ही कोई चैलेंज आया वो हैंग हो जाता है। तो आपको चेक करना है कि इस कैटेगरी में यदि आप आ रहे हैं तो इससे बाहर निकलना है। और चौथी कैटेगरी जो है वो एक लास्ट कैटेगरी है, वो ये है कि संकल्प से भरपूर है कि सर आपने जो बता दिया वो हमने सुन लिया, हमने एक संकल्प ले लिया, किसी भी हालत में जो टारगेट हमने बनाया हुआ है, जो सपना हमने देखा है, जो ड्रीम हमने देखा है,
दुनिया इधर की उधर हो जाए, मौत भी आकर के खड़ी हो जाएगी तो उसको हासिल करके रहेंगे। मौत भी आकर के खड़ी हो जाए, हम उसको हासिल करके रहेंगे। दोस्तों, आप चेक करें आप कहां पर हैं, किस तरीके से हैं। कुछ स्लाइड है आपके माध्यम से लेके आया था, लेकिन बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। इतने बढ़िया तरीके से आपने पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया, आप लोग सबके साथ बधाई की बात है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। म्यूजिक के साथ जोरदार सी दो साथी हमारे और हमारे रह गए अभी, महेंद्र यादव जी, चंद्रदेव भूषण, सुरेश सैनी जी, आशीष कुमार श्रीवास्तव, शैलेंद्र कुमार, अमित अजमेर जी हैं और पंचम सिंह जी। महेंद्र यादव जी, चंद्रदेव भूषण, सुरेश सैनी, आशीष कुमार श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र सिंह, ये हमारे सभी स्टार परफॉर्मर्स हैं। मैं जरूर चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे सभी स्टार परफॉर्मर्स के लिए, और इन्हें दोस्तों रिकॉग्नाइज करने के लिए बुलाना चाहूंगा अपने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मान्य श्री माधव सर को। एक जोरदार तालियां सर के लिए, और मान्य श्री चंद्र जैन सर। से करेंगे सबका स्वागत। तालियां जोरदार। परफॉर्मेंस के लिए, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट टाइम फिर परफॉर्म करके दिखाइए और फिर से आप इन्हें मौका दीजिए साबित करने के लिए। जोरदार ताली प्लीज, अपनी जगह को सम्मानित जगह को ले प्लीज। ये हमारे दोस्तों बेस्ट परफॉर्मर्स थे जिन्होंने इस क्वार्टर में अपने शानदार परफॉर्मेंस को करके अपने नाम को साबित किया है। आने वाले कल में आप भी चाहते हैं परफॉर्मर बनना, तो दोस्तों अगला क्वार्टर आपके सामने है, खुद को साबित कीजिए। और ऐसे ही हमारे ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से अगली बार आप लोगों को भी सम्मान लेने का मौका दोस्तों आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों अब वक्त को ज्यादा ना गवाते हुए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और हमें ऊर्जा बहुत ज्यादा लेनी है, क्योंकि आने वाले कल में जैसे ये प्रोग्राम क्लोज होगा, इमीडिएटली यहां से हमें डेक नंबर 10 पे जाना है एक शानदार मेमोरेबल ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। होना चाहिए ना? लोगों को जलाने के लिए होना चाहिए ना? इतिहास बनाने वाले हम लोग हैं, ये दिखाने के लिए होना चाहिए ना? तो डेक नंबर 10 पे जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होगा, डेक नंबर 10 पे जाए ग्रुप फोटो कराने के लिए। सही है? और आइए दोस्तों, इस एनर्जी को इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं
और कंटिन्यू रखने के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे हम बुलाते हैं अपने दिलों की धड़कन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार सीटियों के साथ, तालियों के साथ हम बुलाते हैं अपने ग्रेट मेंटर माननीय श्री माधव सर। ग्रेट। आज का दिन परमात्मा ने शायद चुना था हम सभी के लिए। बहुत शानदार दिन है आज का दिन, है ना। आज के दिन हम लोग सब लोग मिलकर के एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, एक इतिहास बना रहे हैं। आज से 15 साल पहले 2008 में मैं अकेला मुंबई से गोवा गया था क्रूज पे, अकेला। और क्रूज में बहुत सारे अदर गेस्ट भी थे और सेफ शॉप के लोग भी थे, लेकिन सब धमा चौकड़ी कर रहे थे और मेरे को पसीना छूट रहा था क्योंकि मैं अकेला था। ठीक है, उस समय ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं था, थोड़ा ऐसे छोटा ही था क्रूज। और लेकिन मैं मोटिवेट भी हो रहा था और जल भी रहा था अंदर से। तो उस समय दिमाग में बस एक ही खलबली मची हुई थी कि भर देंगे एक दिन इसको। लेकिन 15 साल लग गए भरने में। कितने 15। और हम में से दिन तो आता है, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ता है, डटना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। वह 5 साल बाद भी आ सकता है और 15 साल के बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। यूफोरिया 1 में हम लोग इतिहास क्रिएट कर रहे हैं। ये जो ट्रिप है उसके पहले पार्ट में लेवल 1 में आप लोगों ने इसमें शरीक किया और इसको यादगार बनाने के लिए, हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए, हम सबकी हौसला अफजाई करने के लिए और हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु माता के साथ स्वयं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सबसे पहले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एज वेल एज शेप शॉप के सबसे बड़े टॉप अर्नर, सबसे पहले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, सिस्टम के क्रिएटर, और आज वो स्वयं हमारे बीच में मौजूद है। जितने सिंपल तरीके से वो रहते हैं, जितने सिंपल तरीके से घुल मिल जाते हैं, उतने सिंपल है नहीं, बहुत यूनिक है। हीरे तो बहुत है लेकिन कोहिनूर हीरा एक है, और वो हमारे स्वयं संजय जैन सर हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके साथ में, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया इस टीम को, और उनका आशीर्वाद मुझे भी स्वयं 2004 से मिल रहा है। मैं बिजनेस में 2003 से था, लेकिन 2004 से मुझे आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ और मैं अकेला था, तो अब यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि अब 15 साल नहीं लगेंगे, अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ जल्दी बहुत बड़ा होने वाला है। और 700 लोग यहाँ से होकर के जा रहे हैं, क्या वाइब्रेशन होने वाली है। सच्ची बताओ, दिल में रख के बताओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया। और अब यूफोरिया 2 में हम लोग मिलेंगे। यूफोरिया 2 में हम मुलाकात करेंगे 9 वर्ष पे, हम लोग थाईलैंड में, न्यू ईयर सेलिब्रेशन थाईलैंड में होने वाला है। और वहां पर, क्योंकि आप जानते हैं लेवल 1 थोड़ा आसान होता है, लेकिन लेवल 2 जब गेम में भी क्वालिफाई करते हो तो थोड़ा टफ होता है।
तो लेवल 2 में जाने के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, आपको टारगेट जीतना पड़ेगा। उसके लिए टारगेट जीतना है। जिन लोगों ने पिछले 2 बार में टारगेट जीता है उनकी सीट रिजर्व हो चुकी है, डोंट वरी, सबकी सीट रिजर्व हो चुकी है पिछले 2 बार वाले। जो लोग अफसोस मत करना, अभी टारगेट शुरू हो चुका है, इसमें ताकत लगानी है। इसके अलावा जिसकी टीम से जाएगा, जो क्वालिफाई किसी कीमत पर नहीं भी कर पाया, अगर उसकी डाउनलाइन से बंदे जाएंगे उसको हम लेके जरूर जाएंगे। चिंता नहीं करना, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया तो ताकत लगा देना डाउनलाइन को क्वालिफाई कराने के लिए। अगर आपकी टीम गई तो आप भी वहां पर जरूर जाओगे। इस बार थाईलैंड में पता नहीं क्या इतिहास लिखे गए, लेकिन सेफ ऑफ इस बार 2024 में इतिहास लिखेगी थाईलैंड में। और थाईलैंड के सबसे दमदार ऑडिटोरियम को सेफ ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलकर के बुक करेगी और वहां पर एक दिन फुल डे इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। इस ट्रिप को सफल बनाने में आप सबका सबसे महत्वपूर्ण श्रेय आप सबको जाता है। सभी के सभी हमारे 700 अचीवर्स को, 700 से ज्यादा ही है, हम 700 जरूर बोल रहे हैं, 700 करीब 10 क्रॉस कर रहे हैं, तो आप सबको क्रेडिट जाता है। इंडिविजुअली एक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है। आपने यहाँ पर सबको जी रहे हैं अपनी आंखों से, आप सबको यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा श्रेय डायमंड लीडर्स को जाता है, जो हमारे यहाँ पे डायमंड बैठे हैं, डायमंड अचीवर्स बैठे हैं, और हमारे सभी मर्करी क्राउन और हमारे टॉप लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स, उनमें सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए गोपाल जी, प्रवीण जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस ट्रिप को शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए गेटवे माइस का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा सबका ख्याल रखा और इस ट्रिप में बहुत केयर कर रहे हैं। और मैं गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए। और मैं सारे सभी साथी, सभी लीडर्स जिन्होंने इस ट्रिप को सक्सेसफुल करने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम सही रास्ते पर हैं, सही ट्रैक पर हैं, सही जगह पर हैं। 2003 में, मैं जून 2003 को इस बिजनेस में कदम रखा था और मुझे इस बिजनेस में 20 साल पूरे हो गए, 21वें साल शुरू हो गया इस बिजनेस में काम करते हुए 2023 में। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन भी आने वाले समय में बोलेगी कि वह भी यही करने वाली है, और आप लोग को भी यही बोलने वाले हो। एक दिन आपको भी 20 साल पूरे होंगे इस बिजनेस में कदम रखते हुए, काम करते हुए। जिस मकाम पर हम पहुंचे हैं जिंदगी में, जो खुशहाली है, तरक्की, अचीवमेंट है, उनको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तमन्ना यही है कि जहां हम पहुंचे वहां पर आप लोग पहुंचे, वो तमन्ना यस यही है। आप लोग घरों में खुशियां पहुंचे, तरक्की हो, सारी चीजें आप वहां पर पहुंचे, उनको अचीवमेंट्स को आपको हासिल करना है। ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। कंपनी के बारे में मैं बखान नहीं कर पाऊंगा, कंपनी बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। हम लोग छोटी मीटिंग अटेंड करते हैं अपने शहर में, किसी मैरिज गार्डन में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी चाय के ढाबे पर 10 लोगों से मिलकर मीटिंग करते हैं, वहां भी हम सेफ शॉप का ही रूप देखते हैं। किसी मैरिज गार्डन में जाकर अटेंड करते हैं, वहां भी सेफ शॉप का रूप देखते हैं। किसी बैंक्वेट हॉल में मीटिंग अटेंड करते हैं, वह भी सेफ शॉप दिखाई देती है। और जब आप यहाँ क्रूज में मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो भी सेफ शॉप दिखाई दे रही है। सेफ शॉप का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। समुद्र तो अथाह है, समुद्र तो विशाल है। समुद्र के पानी को अगर आप लोटा में देखते हो तो उसमें समुद्र का रूप दिखाई देगा, और उसको स्वयं समुद्र में जाके फील करते हो तो भी समुद्र दिखाई देगा। समुद्र तो उस कंडीशन में भी वही है, उतना विशाल है। तो मैंने आप और हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं सेफ शॉप का स्वरूप, इससे भी कई गुना ज्यादा विशाल स्वरूप है सेफ शॉप का। और हम लोगों की जनरेशन पूरी तरह सुरक्षित है। हम लोग अभी जहां पर पहुंचे हैं उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आगे जाने वाले हैं। हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले काम कर रहे हैं, और इस सिस्टम ने अपने आप को प्रूव किया है, इसकी लीडरशिप ने प्रूव किया है। सेफ शॉप में सबसे बड़ा हिस्सा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने शुरुआत से सदैव से निभाया है, चाहे लीडरशिप वाइज हो, चाहे रिजल्ट वाइज हो, चाहे कोई भी जिम्मेदारी लेने वाइज हो, वो प्रूव करके दिखाया है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की जो गाइडलाइन है, जो नीतियां हैं, और जो शुरुआत से हमें बताया और सिखाया गया है, जो एथिक्स की बात हमें प्रमोट की गई, उनको सदैव से हमने जो सीखा और सुना है उनको फॉलो जिसने भी करने की कोशिश की है, आज उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपने जो हमें गाइडलाइन बताई जा रही है आपके लीडर्स के माध्यम से, जो आज ट्रेनिंग में आपने बहुत कुछ सीखा समझा, कोई पॉइंट आप दिल में लेके जा रहे हैं तो उसका कमिटमेंट एक ही करना है कि सबसे पहले आप खुद अपनी टीम को लेकर के थाईलैंड में दिखाई देने चाहिए। पासपोर्ट का प्लान बनाइएगा और बहुत दमदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंचा हूं, और यहां तक पहुंचने में इस लीडरशिप का मेरे साथ में सहयोग शुरुआत से रहा है। मैं विजयपाल जी, जसवीर जी,
को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। शुरुआत से 2 पिलर्स की तरह उन्होंने काम किया, बाद में सत्येंद्र जी जुड़ गए और जसवीर जी इसके साथ में काम करते हुए और भी लीडर्स आए, विकास जी, शैलेन जी और भी ढेर सारे लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। और उधर लाल बहादुर शर्मा जी, कृष्णपाल जी ने जिम्मेदारी संभाल ली, सत्येंद्र जी के साथ में अजय पंडित जी, राकेश जी ने जिम्मेदारी संभाल ली, उधर महेश जी ने, सत्यप्रकाश जी ने जिम्मेदारी संभाली। ऐसे करके मैं अभी क्या नाम है, इतनी लीडरशिप है हमारे साथ में, एक एक बंदे का ना मैं कह सकता हूं ऐसे बंदे ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऐसे लीडर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो सारे हीरे हैं, उनके साथ आप लोग काम कर रहे हो। बिहार की टीम अविनाश जी ने 2000 तरीके से मिलकर काम किया, उनकी टीम में फिर अजीत झा आए, अंजनी झा आए, उनकी टीम में लाइन लग गई। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, जो लीडरशिप बहुत शानदार है, इस लीडरशिप के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आप सबके ऊपर मुझे नाज है, गर्व है, प्राउड है आप सबके ऊपर, प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड मतलब कर रहा है, अल्टीमेटम आ चुका है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग सब लोग मिलते हैं अभी डेक पे, 10 डेक पे मिलेंगे, सेशन करेंगे। थैंक यू नितेश, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन खड़े